हे एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स रूम। दिस इज प्रिया धमीजा हेयर। तो स्टूडेंट्स, आपके साथ हम डिविडेंड पॉलिसी का नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है एनटीए यूजीसी नेट स्टूडेंट्स जिनको बिजनेस फाइनेंस का टॉपिक है। डिविडेंड पॉलिसी का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी बीकॉम में है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उनको भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो सबसे पहले आपसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है हमारा डिविडेंड पॉलिसी। तो देखो, जो एज अ फाइनेंशियल मैनेजर आपको मेजर 3 डिसीजन लेने होते हैं, ये तो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा ही होगा। तो फाइनेंशियल मैनेजर जो मेजर डिसीजन लेते हैं वो होते हैं हमारे पास, पहला फाइनेंसिंग डिसीजन होता है कि हमने फाइनेंस कहाँ से अरेंज करना है एंड ऑल, कितना होना चाहिए हमारी, हम कैपिटल बजटिंग करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर वगैरह करते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी साथ में आ जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम पूरी कैपिटल बजटिंग थ्रू सारा प्रोजेक्ट को एनालाइज कर लेते हैं कि कहाँ पे हमें बेनिफिट है, कहाँ पे नहीं है, तो वो देखते हैं हम। फिर उसके बाद एट द एंड जो हमारे पास अर्निंग्स होती हैं उसको हम एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारे शेयर होल्डर्स को, जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको हम देते हैं। तो डिविडेंड जो डिसीजन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एज अ फाइनेंशियल मैनेजर, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिसीजन भी है ये वाला। ठीक है, तो डिविडेंड क्या होता है? तो डिविडेंड का मतलब है वो पार्ट, कंपनी के प्रॉफिट का वो पार्ट जो कि शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी अमंग इट्स शेयर होल्डर्स। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड मिलता है, वो जो रिवॉर्ड है जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनको कुछ ना कुछ तो रिवॉर्ड देना पड़ेगा ना। उन्होंने अपना जो पैसा है आपको यूज करने के लिए दिया है, तो हम जो कंपनी है, एज अ कंपनी आपको उनको डिविडेंड देना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि जो डिविडेंड है, डिविडेंड का मतलब है कि प्रॉफिट का वो पार्ट जो कि कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने शेयर होल्डर्स को, ये रिवॉर्ड होता है जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी होती है, उस इन्वेस्टमेंट का रिवॉर्ड है। तो जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं कि उनकी जो अर्निंग है वो मैक्सिमम हो, जो भी रिटर्न के ऊपर उनको, इन्वेस्टमेंट के ऊपर उनको रिटर्न मिले वो मैक्सिमाइज हो। तो मैक्सिमाइज उनकी वेल्थ भी होनी चाहिए, ठीक है, रिटर्न एंड। तो जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं, इंटरेस्टेड इन द अर्निंग मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज देयर वेल्थ एंड रिटर्न, कि उनको जो भी रिटर्न और वेल्थ वगैरह उनकी जो है वो मैक्सिमाइज हो, रिटर्न वगैरह उनकी अच्छी हो, वेल्थ इंक्रीज हो, उनकी वेल्थ उनकी मैक्सिमाइज हो। वेल्थ मैक्सिमाइज करना मतलब जो भी इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट किया है, फॉर एग्जांपल मैंने कोई शेयर खरीदे हैं कंपनी के, मैंने 100 रुपीज में खरीदा और इन फ्यूचर मैं जो है वो शेयर 1000 का 2000 का सेल कर सकती हूँ। तो इससे क्या हुआ, मेरी रेगुलर जो इनकम है वो तो मेरी आ ही रही थी, कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस के कारण इन्वेस्टर्स की जो है वेल्थ भी मैक्सिमाइज हो गई है। तो जो हमारी कंपनी है, मान लो हर साल डिविडेंड पे करती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है वो हर साल डिविडेंड पे करती है, मान लो 8% 10% पे वो दे रही है, 20% पे दे रही है, वट एवर द अमाउंट परसेंटेज। तो अभी कंपनी के पास इस साल बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट हो गया, ह्यूज प्रॉफिट हो गया। अभी कंपनी ये डिसीजन लेना चाहती है कि क्या हम अपने शेयर होल्डर्स को सेम जो पिछले सालों में हमने डिविडेंड दिया है, क्या हम सेम रेट पे हम डिविडेंड दें, या हम अपना जो डिविडेंड का रेट है वो इंक्रीज कर दें। एक तो ये डिसीजन हो गया। सेकेंड थिंग इज दैट कि अगर हम आज इंक्रीज करेंगे तो अगले साल अगर हमारे पास इतने प्रॉफिट्स अच्छे खासे ना हुए तो हम फिर उसको डिक्रीज करके देंगे, क्वेश्चन मार्क हो गया। अभी अगर हमारे पास आज अच्छे खासे प्रॉफिट्स हैं, तो अगर हम हमारे जो प्रॉफिट्स हैं उनको कहीं पे इन्वेस्ट करें, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी नए प्रोजेक्ट्स में अगर हम पैसा लगाते हैं तो हमारा खुद का ही पैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने, मान लो कोई हमने रेट ऑफ जो डिविडेंड है वो इंक्रीज डिक्रीज कुछ करने का हम नहीं सोच रहे हैं, खाली इतना ही सोच रहे हैं कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड दे या ना दे, खाली इतना ही सोच रहे हैं। तो कंपनी क्या करती है, अगर सारा का सारा मान लो एज अ प्रॉफिट जो भी उनको हुए थे
वो उसने एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो अगर उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कहीं पे इन्वेस्ट करने की, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने की, उसकी ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए उसको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उसको पैसा चाहिए। पैसे के बिना तो कोई काम होगा ही नहीं। पैसा चाहिए तो पैसा लेने के लिए उसको आउटसाइडर्स पे डिपेंड रहना पड़ेगा। आउटसाइडर्स आएंगे, नए नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जुड़ेंगे हमारे साथ, नए डिवेंचर होल्डर्स जुड़ेंगे। अभी फ्यूचर में जो भी हमने पैसा पुराने वालों से लिया हुआ है, नए वाले भी बीच में आगे, सबको मिलके बांटना पड़ेगा। पहले आपके पास 10 शेयर होल्डर थे, अब जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है वो 20 हो गए हैं। पहले सारा प्रॉफिट 10 लोगों में बांटा जा रहा था, अब 20 लोगों में बांटा जाएगा। तो जो आपकी अर्निंग पर शेयर है वो इफेक्ट करेगी। तो डिसीजन आपने यही लेना है कि हमारी जो डिविडेंड पॉलिसी है, फर्म की जो डिविडेंड पॉलिसी है, डिविडेंड देना है, नहीं देना है, कितना देना है, कितना रिटेन करना है। रिटेन करना मतलब प्रॉफिट्स को ना डिस्ट्रीब्यूट करके अपने पास रख लेना, कि वो जो है हमारी शेयर होल्डर्स की जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है, या हमारे जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ है, उसको इफेक्ट करती है। दोनों को इफेक्ट करती है हमारी जो डिविडेंड पॉलिसी होती है। तो एज अ रिजल्ट जो फर्म का डिसीजन होगा डिविडेंड पे करने का, वो इस तरह से होना चाहिए कि हम जो है कुछ प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, कुछ को रिटेन करके दे। को अगर कंपनी डिविडेंड नहीं देती है तब भी बुरी बात है, अगर देती है तब भी बुरी बात है। तो हमने सारे सिस्टम को, सारी चीजों को इक्वलाइज करके चलना है कि जो कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी है वो हमारी अच्छे से बनी रहे, चलती रहे। तो जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनका राइट है डिविडेंड लेने का। अगर उनको डिविडेंड ही नहीं मिलेगा, हर साल रेगुलरली डिविडेंड ही नहीं मिलेगा, तो फिर उनका इन्वेस्टमेंट करने का फायदा ही क्या हुआ उनको। ठीक है, तो उनको डिविडेंड देना भी जरूरी है। और ऊपर से हमारे पास लीगली कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कंपनी के ऊपर कि आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। आप 2-3 साल से डिविडेंड नहीं दे रहे हो तो आपके ऊपर ऑब्वियस सिंपल सी बात है एक्शन लिया जाएगा ना, कि आप क्यों नहीं कर रहे हो। तो हमारी जो कंपनी है ये इस तरह से रीजनेबल अमाउंट को एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे कि उसमें जो है आपका रिस्क है सर्वाइवल का वो आपका कम हो जाए। आप मतलब कि कुछ पैसा है रिटेन करके रख ले ग्रोथ के लिए, सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो ये थी आपकी इंट्रो। आगे बात करते हैं कि आपके पास डिविडेंड कितने तरह के होते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि डिविडेंड क्या होता है एंड ऑल। तो डिविडेंड कितने तरह का होता है पहले ये समझ लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले जैसे आ गया कैश डिविडेंड, स्क्रैप डिविडेंड, बॉन्ड डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड, प्रॉपर्टी डिविडेंड। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ डिविडेंड है, ये कर लेते हैं, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं जाते डिटेल में। कैश डिविडेंड वही सिंपल सी बात होगी, एक सिंपल मेथड, जो डिविडेंड की पेमेंट करनी है वो हमने कैश रिजल्ट में देनी है। मतलब कि जो हमारे आउटफ्लोज होगा, फंड्स का आउटफ्लो होगा, तो ये हो गया हमारा कैश डिविडेंड। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्क्रैप और बॉन्ड डिविडेंड। तो ये यही हो जाते हैं कि हम कैश ना देके, मतलब कि जो है उनको पेमेंट को पोस्टपोन कर दिया जाए, इमीडिएट पेमेंट ना करके पेमेंट को थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन कर दे। तो ये जो डिविडेंड होते हैं ये एक तरह के प्रोमिसेस होते हैं, प्रोमिसेस टू पे द शेयर होल्डर एट द फ्यूचर स्पेसिफिक डेट। हम जो है एक फ्यूचर स्पेसिफिक डेट पे आपको है पेमेंट करेंगे। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि थोड़े टाइम के लिए इसकी जो पेमेंट है वो पोस्टपोन हो जाए। ठीक है, प्रॉपर्टी डिविडेंड, ये ऐसे डिविडेंड होते हैं जैसे हमारा एसेट्स की फॉर्म में दे देना, अदर देन कैश। कैश को छोड़ के बाकी किसी भी तरह के हम जो है उनमें उनको दे सकते हैं। तो स्टॉक डिविडेंड ये भी साथ में ही हो जाता है आपका। इसका भी मेन पर्पज यही होता है कि हम जो है नोट्स वगैरह बना के दे देते हैं, बॉन्ड्स दे देते हैं, जितने भी अमाउंट शेयर होल्डर्स की ड्यू होती है उनको दे देते हैं कि हम फ्यूचर में आपको पे करेंगे। थोड़ी एक स्पेसिफिक डेट मेंशन कर देते हैं कि इस डेट तक देंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्टॉक डिविडेंड। तो जो हमारा स्टॉक डिविडेंड है इसका मतलब है इशू ऑफ बोनस शेयर। हम अपने शेयर होल्डर्स को, जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है जिनको हमारा डिविडेंड देना बनता है, उसको हम क्या करते हैं, बोनस शेयर इशू कर देते हैं। तो कंपनी के पास अगर लिक्विड रिसोर्सेस नहीं है तो कंपनी क्या करती है, जो डिक्लेयर कर देती है स्टॉक डिविडेंड को। तो ये जो डिविडेंड की अमाउंट होती है ये
कैश को इफेक्ट नहीं करती है। ओके, तो ये हो गए हमारे बोनस शेयर एंड ऑल, ठीक है, प्रॉपर्टी डिविडेंड एंड ऑल। ये देखो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन और कर देती हूँ, ये पता चल ही जाएगा आपको। स्क्राइब डिविडेंड कॉल सम टाइप ऑफ पेमेंट एट द फ्यूचर डेट। बॉन्ड डिविडेंड जो कंपनी की लाइबिलिटी है डिविडेंड पे करने की, वो डिविडेंड पेयर बॉन्ड्स, हम उनको बॉन्ड्स पे कर देते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी आ जाता है, प्रॉपर्टी में हम अदर देन कैश दे देते हैं उनको, एसेट्स वगैरह। कैश डिविडेंड सिंपली कैश ही पेमेंट देना है, प्रॉफिट्स का ही कुछ पार्ट है हमने देना होता है, कैश आउटफ्लो होता है। बोनस शेयर आपके जो कुछ एडिशनल शेयर्स हैं, कैश नहीं पे हो रहा है, एडिशनल शेयर्स आपके नाम पे इशू हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद ऑप्शनल डिविडेंड आ जाता है, डिविडेंड विच द शेयर होल्डर कैन चूज टू टेक ईदर एज अ कैश और अ स्टॉक। शेयर होल्डर से ही पूछ लिया जाता है कि आप कैश लेना चाहते हो या स्टॉक लेना चाहते हो। ओके, तो स्टॉक का वही मतलब हो गया कि हम अपने जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स उनको शेयर इशू कर देते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड। तो डिविडेंड जो है ऑर्डिनरी कोर्स में अगर पे किया जाता है, बिजनेस के नॉर्मल कोर्सेज में पे किया जाता है, तो दैट्स कॉल्ड द प्रॉफिट डिविडेंड। while the dividends paid out of the capital are known as a liquidation dividend। जब हम कैपिटल में से पे करते हैं तो डिविडेंड which is declared between the two annual general meeting is called the interim dividend, and जो शेयर होल्डर्स को रिकमेंड किया जाता है एट द एनुअल जनरल मीटिंग, इसको हम फाइनल डिविडेंड बोलते हैं। ओके, चलिए तो अभी थोड़ा सा ओवरव्यू में देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे डिविडेंड पॉलिसी के डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, अगर आपकी जो है किसी कंपनी की अर्निंग्स बहुत अच्छी है, स्टेबल है, तो सिंपल सी बात है कि वो डिविडेंड वगैरह रेगुलरली देगी अपने। अगर उसकी स्टेबिलिटी नहीं है, इस साल ज़्यादा हो गया, अगले साल कम हो जाएगा, तो वो फिर थोड़ा सा ये चीज़ें हैं जो इफेक्ट करती हैं, ठीक है, कि हमारी जो कंपनी है उसकी अर्निंग्स कैसी है, पास्ट ट्रेंड क्या है अर्निंग्स का। फाइनेंसिंग पॉलिसी ऑफ द फर्म, फर्म की फाइनेंसिंग पॉलिसी क्या है, उसको अच्छे से अरेंज हो जाएगा फाइनेंस, कितना उन्होंने इक्विटी लेना है, कितना डेट लेना है। लिक्विडिटी ऑफ फंड्स, डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द कॉम्पिटिटिव फर्म्स, पास्ट डिविडेंड रेट्स क्या है, डेट ऑब्लिगेशंस क्या है, एबिलिटी टू बोरो, वही मार्केट में अरेंज हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। पैसा नहीं मिलेगा तो फिर सिंपल सी बात है आप डिविडेंड वहां पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, आप अपने ही पैसे को यूज करोगे। ग्रोथ नीड्स ऑफ द कंपनी, कंपनी की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है तो वहां पे आप रिटेन करोगे, आप डिविडेंड नहीं दोगे। प्रॉफिट्स रेट क्या है, लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, तो जो हमारा कंपनीज एक्ट है वो आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है कि इतने परसेंटेज एंड ऑल ये आपको डिविडेंड देना है, यहाँ से देना है, ठीक है। तो ये कुछ है जो लीगल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हमारे जो डिसीजन है इफेक्ट होते हैं। पॉलिसी का कंट्रोल क्या है, टैक्सेशन सिस्टम क्या है हमारी इकोनॉमी का, शेयर होल्डर की टैक्स पोजीशन क्या है, इफेक्ट ऑफ द ट्रेड पॉलिसी क्या है, एटीट्यूड ऑफ द इन्वेस्टर ग्रुप, जो हमारा इन्वेस्टर है वो ग्रुप कैसा है। कुछ होते हैं ऐसे जिनको रेगुलरली अमाउंट चाहिए होती है, जैसे रिटायर्ड पर्सन हो गए, सिंगल वुमेन होगी एंड विडो एंड ऑल, ये सारे पर्सन हैं जिनकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें उनको रेगुलरली डिविडेंड देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे डिविडेंड डिसीजन को इफेक्ट करती है। तो चलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पे ऊपर आ जाते हैं जो कि हमारा डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है। तो जो डिविडेंड पॉलिसी है ये आपकी दो थ्योरीज हैं, दो थॉट्स कह सकते हैं हम इसको। जो हमारे इररेलेवेंस थ्योरी है जिसमें आपके पास दो थ्योरीज आ जाती है, जिसको हम एक रेजिडुअल अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच बोल देते हैं, दूसरा आ जाता है हमारे पास एमएम अप्रोच। जो ये कहते हैं इररेलेवेंस, ये कहते हैं कि आप चाहे रेगुलर बेसिस पे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दो चाहे ना दो, ठीक है, इससे आपकी जो कंपनी की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ फर्म है जो, वो इफेक्ट नहीं होगी। जो हमारी रेलेवेंस थ्योरी है वो कहती है कि आप डिविडेंड देते हो या नहीं देते हो, इससे कंपनी की वैल्यू के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। आप कम दे रहे हो, आप ज्यादा दे रहे हो, इससे भी इफेक्ट पड़ता है। तो जो रेलेवेंस के फेवर में थे, जो ये कहते थे लोग कि इफेक्ट पड़ता है, उसमें हमारे पास टू स्कूल्स आ जाते हैं, दो पर्सन जिन्होंने अपना थॉट दिया था, वॉल्टर्स मॉडल और गॉर्डन्स मॉडल।
और जो हमारा इररिलेवेंस का है उसमें हमारे पास अप्रोच आ जाती है मेनली। तो इसके अलावा एक ट्रेडिशनल और रेजिडुअल अप्रोच भी है, ये दोनों मिलती जुलती है, दैट्स वाई एक ही कंसिडर कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनटीए स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ से आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सिंपल सा आ सकता है, ध्यान से करना। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले डिविडेंड थ्योरी है जो रेलेवेंस वाली पढ़ेंगे, वॉल्टर्स मॉडल और गॉर्डन्स मॉडल। फिर हम इररिलेवेंस वाली पढ़ेंगे, अप्रोच जो हमारी है, ठीक है। तो जो हमारी वॉल्टर अप्रोच है वो ये कहते हैं कि आप कंपनी है, जो कंपनी के जो डिसीजन हैं डिविडेंड के साथ रिलेटेड, वो कंपनी की वैल्यू को इफेक्ट करते हैं, वैल्यू फॉर्म उससे इफेक्ट होती है, ये फेवर में है कि होती है। तो ये जो है लोग, दो पर्सन थे जो वॉल्टर और गॉर्डन, ये कहते थे कि जो डिविडेंड है एक तरह की इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो रही है शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को, अबाउट द फर्म। देखो, शेयर होल्डर्स है, कोई पर्सन है जो ऑलरेडी आपकी फर्म में पैसा लगा चुका है, कोई पर्सन है जो अभी लगाया नहीं है, किसी ने सोच सकता है या सोच रहा है। उसको कैसे पता चलेगा कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है? अगर आप उसको आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को रेगुलरली डिविडेंड दे रहे हो, उससे पता चलेगा। जितना दिखाओगे उतना जो है नए इन्वेस्टर्स और जो हमारा पुराना शेयर होल्डर है, पुराना इन्वेस्टर है, उसका ट्रस्ट बना रहेगा। तो ये जो हमारे डिविडेंड्स होते हैं ये कम्युनिकेट करते हैं इंफॉर्मेशन को टू द इन्वेस्टर अबाउट द फर्म प्रॉफिटेबिलिटी, कि फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, कैसी है, अच्छी है, बुरी है, कैसी है। ओके, तो जो ये पर्सन है ये कहते हैं कि इस तरह से ये जो कम्युनिकेशन का सोर्स है, कम्युनिकेशन का सोर्स है, इंफॉर्मेशन कंपनी की, फर्म की, शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स के पास जा रही है, इट मीन्स ये चीजें हैं जो इफेक्ट होती हैं। कोई पर्सन आपकी कंपनी में पैसा लगाने से पहले या आपके साथ टिके रहने से पहले सोचेगा कि उसको रेगुलरली मिल रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी होगी कंपनी की, तभी तो वो देंगे ना, तभी तो वो देंगे। तो इसीलिए वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी चेक करते हैं, डिविडेंड चेक करते हैं, डिविडेंड मिल रहा है तो प्रॉफिटेबिलिटी है, तो इट मीन्स यहाँ पे आपकी जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो इफेक्ट होती है। तो वो फर्म जो कि हायर डिविडेंड पे करती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द फर्म विच डू नॉट पे डिविडेंड्स। उसके कंपैरिजन में जो डिविडेंड पे करती ही नहीं है, ये बहुत लोअर डिविडेंड पे करती है। जितना आप डिविडेंड लो पे करोगे, जितनी आपकी पे आउट रेशो कम होगी, उतना ही आपका जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो कम होगा। जितनी आपकी पे आउट रेशो ज्यादा होगी उतनी ही आपकी जो फर्म की वैल्यू है वो ज्यादा होगी। ओके, तो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। चलो, प्रोफेसर वॉल्टर्स ने अपनी अप्रोच में कहा है, थ्योरी में कहा है, ये डॉक्ट्राइन को सपोर्ट करते हैं दैट द डिविडेंड डिसीजन आर रेलेवेंट एंड इफेक्ट द वैल्यू फॉर्म। ये जो है इफेक्ट करती हैं वैल्यू। रिलेशनशिप बनाया इन्होंने किसके बीच में? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न earned by the firm and its cost of capital is very significant. इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो कि पैसा लगा के कंपनी को रिटर्न हो रही है और जितना इन्होंने कॉस्ट वगैरह लगाई है। ओके, तो ये चीजें हैं, इन्होंने ये चीजों के ऊपर आपने ध्यान रखना है। पहला हो गया रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है जिसको आर बोला गया है। और दूसरा आ जाता है आपके पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड, दैट इज के को कॉस्ट कहा गया है। ओके, तो डिविडेंड पॉलिसी इज सबसर्व द अल्टीमेट गोल ऑफ मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। तो जो डिविडेंड पॉलिसी है, इन्होंने कहा है कि ये जो दो फैक्टर्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेट गोल जो है उसको बताते हैं, डिटरमिन करने में हेल्प करते हैं, जो हमारे शेयर होल्डर्स की वेल्थ है उसको मैक्सिमाइज करने, उसको डिटरमिन करने में हेल्प करते हैं। ओके, तो चलिए, वॉल्टर्स का जो मॉडल है वो कहते हैं कि डिविडेंड पॉलिसी इफेक्ट करती है वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है, वैल्यू ऑफ फर्म को इफेक्ट करती है, और टुगेदर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल के एंड द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज और डिटरमिन द डिविडेंड पॉलिसी दैट विल मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। ये डिविडेंड पॉलिसी को डिटरमिन करती है जो कि अल्टीमेटली हमारा गोल जो है शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, उसको पूरा करती है।
तो वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू डिविडेंड पॉलिसी, जो कि दो चीजों के कारण डिटरमिन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सेकंड इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न। ओके, तो वॉल्टर का मॉडल है, ध्यान रखना आपने कि ये जो है इफेक्ट करता है वैल्यू ऑफ फर्म को। इन्होंने कहा है कि जो फर्म की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है ये डिफरेंट नहीं है डिविडेंड पॉलिसी से, दोनों ही इंटरलिंक्ड है। तो जो चॉइस है अप्रोप्रिएट डिविडेंड पॉलिसी की, कितना डिविडेंड पे करना है, ये इफेक्ट करती है हमारी वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर। डिविडेंड देना नहीं देना, देना है तो कितना देना है, ये इफेक्ट करते हैं, ये वॉल्टर्स का मॉडल हमें बताता है। ओके, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीज समझ आ गई ना, ये जो तीन मैंने पैराग्राफ्स बनाए हैं, तीन लाइंस हैं, जो ये समझ में आ गई ना, तो फिर ये सारा मॉडल ही समझ में आ गया। ओके, तो सबसे पहले है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वॉल्टर, इफ आर इज ग्रेटर देन के, जब आपकी रिटर्न ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कॉस्ट, द फर्म अर्न्स हायर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट देन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। फर्म की जो अर्निंग है वो ज्यादा है। देखो जो हमारी के होती है ना, कॉस्ट, जितना पैसा हमने लगाया होता है, मिनिमम हमें उतना तो चाहिए ही चाहिए ना। अगर मैंने कहीं पे 10 रुपीज लगा के कुछ काम शुरू किया है, तो मुझे मिनिमम 10 तो चाहिए ही चाहिए, मिनिमम चाहिए, जहाँ पे मुझे कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हो रहा। मुझे अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा, मुझे लॉस भी नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 11 अर्न करती हूँ, 12 अर्न करती हूँ, इट मीन्स मेरी हायर रिटर्न आई है। ओके, तो ये यही केस है। अगर आपकी जो अर्निंग्स है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द कॉस्ट, देन जो फर्म है उसको ग्रोथ फर्म बोला जाता है, एंड उस केस में आपका जो पे आउट है वो जीरो होना चाहिए, वुड बी जीरो इन दिस केस। दिस वुड मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ शेयर। अगर आप अपना जो पे आउट रेशियो है वो जीरो रखोगे, उससे आपकी फर्म की जो वैल्यू है, वैल्यू जो है शेयर्स की, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, अगर आपका जो है अर्निंग्स ज्यादा है और कॉस्ट आपकी कम है, तो पे आउट आपका वहां पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब पे आउट जीरो होने का मतलब पे करना ही नहीं है। ओके, सेकंड आ जाता है हमारे पास कि अगर कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट नहीं है, डिक्लाइनिंग फर्म की बात कर रहे हैं, इसके रिवर्स आ गया, अभी आपकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा पड़ रही है, रिटर्न आपको कम मिल रही है, उस केस में क्या करें, कंपनी के पास कोई अच्छी खासी ग्रोथ नहीं है, तभी तो उसको प्रॉफिट्स नहीं हुए हैं। तो शेयर होल्डर्स जो हैं वो स्टैंड करेंगे, किस लिए, वो किस लिए रुकेंगे आपके पास, उसको उनको दिखाई दे रहा है कि आपकी कॉस्ट ज्यादा हो रही है, अर्निंग्स हो ही नहीं रही है, वो क्यों खड़े होंगे आपके साथ, टू गेन इफ द फर्म डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स अर्निंग। जितनी अर्निंग्स हुई है, अगर इस केस में भी कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है, इट मीन्स शेयर होल्डर्स आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो है आपकी जो पे आउट रेशियो है वो 100% होनी चाहिए। मतलब आपने जो है रिटेन नहीं करना है, कुछ भी पैसा अपने पास नहीं रखना है, उसको दे दो डिविडेंड के तौर पे। ओके, तो अगर आपकी इक्वल आ जाती है तो वहां पे कुछ कहा नहीं जा सकता है, कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो देर इज नो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट, कोई भी डिविडेंड ऑप्टिमम पे आउट नहीं हो सकता, हम कुछ भी नहीं कह सकते इस बारे में। द वैल्यू ऑफ फर्म वुड नॉट चेंज विद द चेंज इन डिविडेंड रेट। इस केस में, इस वाले केस में, लास्ट वाले में, थर्ड वाले में, अगर आप पे आउट कम भी कर देते हो, उससे भी आपकी वैल्यू ऑफ फर्म है जो वो आपकी डिक्रीज नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। पे आउट रेशियो है, कोई ऑप्टिमम है ही नहीं, हम कुछ कह ही नहीं सकते यहाँ पे, तो वैल्यू ऑफ फर्म है वो चेंज नहीं होगी विद दैट चेंज इन डिविडेंड रेट। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अभी खत्म नहीं हुआ, बहुत पढ़ा है इसका, अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाऊंगी। देखो, अजम्पशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मच, इसको अच्छे से हमने करनी है। इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म आर फाइनेंस थ्रू द रिटेन्ड अर्निंग्स ओनली एंड द फर्म डज नॉट यूज द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फंड्स। वेरी मच इंपॉर्टेंट अजम्पशन इस टॉपिक में, मतलब जितने भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक्स है ना, अजम्पशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी। तो ये कहते हैं कि जो आपकी अर्निंग्स है, जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट्स करनी है, वो सारी की सारी रिटेन्ड अर्निंग्स से होनी चाहिए, आप किसी भी एक्सटर्नल सोर्स को यूज नहीं करोगे। ओके,
तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कांस्टेंट रहेंगे, मतलब हर साल एक ही जैसा रहेगा। पिछले साल हमें 20% रिटर्न आई थी अच्छी खासी, इस साल भी 20% आएगी, अगले साल भी 20% आएगी। तो ये कह रहे हैं कि ये कांस्टेंट होनी चाहिए चीजें। अर्निंग्स एंड डिविडेंड्स डू नॉट चेंज व्हाइल डिटरमिनिंग द वैल्यू। जो आपकी अर्निंग्स है, जो आपके डिविडेंड्स है, वैल्यू जो है आप जब भी डिटरमिन करोगे फर्म की शेयर्स की, वो चेंज नहीं होगी, मतलब अर्निंग्स आपको सेम ही होनी है। तो फर्म हैज अ वेरी लॉन्ग लाइफ, फर्म की जो लाइफ है वो लॉन्ग होनी चाहिए, लंबी चलनी चाहिए लाइफ। ओके, तो ये कुछ अजम्पशंस है, इसको आपने ध्यान से करना है। ठीक है, तो पहली कौन सी थी? इंटरनल फाइनेंसिंग। दूसरी थी आपकी कांस्टेंट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कांस्टेंट ईपीएस एंड कांस्टेंट डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, 100% रिटेंशन और पे आउट। ये कह रहे हैं अगर रखना है तो सारा रखना है, अगर पे करना है तो सारा पे करना है। ठीक है, तो ऑल द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी आर ईदर री इन्वेस्टेड इंटरनली और डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, या तो उसको री इन्वेस्ट करने के लिए रखा जाएगा या उसको पूरा पूरा ही डिविडेंड दे दिया जाएगा। तो फर्म की जो लाइफ है वो लॉन्ग होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए, वेरी लॉन्ग लाइफ। ओके, तो ध्यान रखना एनटीए के एग्जाम्स में, यूजीसी के एग्जाम्स में स्पेलिंग भी मिस्टेक, मतलब इधर उधर घुमा के क्वेश्चन डाल देते हैं। ये इनफाइनाइट के स्पेलिंग एक बार आगे थे चेंज, तो देख लेना ध्यान से। ठीक, क्वेश्चन को आराम से बनाना। तो जो आपका वॉल्टर्स का मॉडल है वो ये कहता है कि आपका जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है डिविडेंड पॉलिसी का, जो कि डिटरमिन करने में हेल्प करता है और शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करता है। ये जो मॉडल है, इस मॉडल ने डिविडेंड पॉलिसी के लिए 3 सिचुएशंस क्रिएट करी है। पहली होगी कि आपकी जो रिटर्न है वो ज्यादा है और जो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो कम है। दूसरा हो गया आपके पास आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा है और रिटर्न आपकी कम है। और तीसरा आ गया आपका इक्वल है। तो जब आपकी पहली वाली सिचुएशन में रिटर्न आपकी ज्यादा है, कॉस्ट आपकी कम है, तो आप अडॉप्ट करोगे 0% पे आउट पॉलिसी। 0% पे आउट मतलब कुछ भी नहीं देना है, हमने पूरा का पूरा रिटेन करके रखना है, क्योंकि यहाँ पे हमारी अर्निंग्स ज्यादा हो रही है, ग्रोथ फॉर्म है, अपॉर्चुनिटी है अभी कंपनी के पास, इसको री इन्वेस्ट करने के लिए सारा सारा रख लेंगे। अगर आपकी कंपनी की रिटर्न्स नहीं हो रही है, कॉस्ट ज्यादा हो रही है, तो उसको आप 100% पे कर दोगे, कुछ भी नहीं रखना है अपने पास। और फिर उसके बाद अगर आपका जो है इक्वल रहता है, थर्ड सिचुएशन इक्वल रहती है आपकी, तो आप 0 to 100% पे कर सकते हो। कंपनी की जो फर्म की वैल्यू है वो पे आउट रेशियो के कारण चेंज नहीं होने वाली है। ओके, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। सॉरी, तो आगे बात कर लेते हैं। वॉल्टर्स के मॉडल के ऊपर का जो फॉर्मूला दिया गया है, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, क्योंकि कभी कभी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपके पास, सॉरी, इसमें जो आपके पास P दिया गया है, ये P, दिस इज कॉल्ड द मार्केट प्राइस पर शेयर। हम मार्केट प्राइस पर शेयर डिटरमिन करने वाले हैं, जो कि हम हेल्प कर लेंगे, किसकी हेल्प लेंगे? पहली बात तो हम डिविडेंड की हेल्प लेंगे, D इज कॉल्ड द डिविडेंड पर शेयर। ठीक है, K इज कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, KE लगा सकते हो आप साथ में, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। जो R है, दिस इज योर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और जो K है वही कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया। और जो E है, E इज योर अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, और D इज योर डिविडेंड पर शेयर। ठीक है, तो ये जो आपका फॉर्मूला है ये आपको दिया गया है। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, चाहे इस तरह से लिख लो, चाहे आप इस तरह से लिख लो। ठीक है, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो, इसको प्रिपेयर कर लेना फॉर्मूला को। ओके, ये आपको दोबारा से दिया गया है फॉर्मूला। ठीक है, एक ही बात है, ये वाला D ओवर KE प्लस R, जो कि आपकी रिटर्न है, अर्निंग माइनस अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर ओवर KE, फिर सबका ओवरऑल KE है। ओके, चलो
तो अभी आपके पास ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझना और आप सॉल्व भी करके देखना नोटबुक पे साथ के साथ। कैपिटलाइजेशन रेट आपको दिया गया है 10%। कैपिटलाइजेशन का रेट का मतलब होता है कॉस्ट, ये कॉस्ट का ही दूसरा नाम है। कैपिटलाइजेशन रेट जो आपकी आ गई ये होगी आपकी कॉस्ट होगी यहाँ पे 10%। अर्निंग पर शेयर 50 रुपीज। एज्यूम करो कि जो आपकी रिटर्न है जो आपकी वो पहले केस में 12% है। अब देखो रिटर्न आपकी 12% है और कॉस्ट आपकी है 10%, तो ये आपका पहले वाला केस हो गया, ठीक है, पहले वाला केस हो गया ना आपका। जस्ट अ वेट, चलो ये आपका पहले वाला केस हो गया। अभी देखो इसके बाद क्या कह रहे हैं कि 0%, 20%, 40%, 80% और 100%। ये केसेस लगा के देखो कि अगर हम इतना इतना डिविडेंड पे आउट रेशियो रखते हैं तो कि हमारे शेयर्स की जो वैल्यू है वो कैसी कैसी होगी। अभी फॉर्मूला आपको तैयार हो गया है, फॉर्मूला में वैल्यूज फिल करते जाना है। ये फॉर्मूला सबसे पहले मैंने लिख लिया ऊपर, डी ओवर के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस आर ई डी, मतलब ई माइनस डी के ई ओवर के ई, ठीक है। तो ये आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले आपके पास केस था 12% वाला, देखो आप 8% वाला मत देखो, 8% वाला हमने अभी देखना ही नहीं है, इसको इग्नोर करो, ये अभी है ही नहीं है। ये देखो 12% वाला, आपकी जो अर्निंग्स है वो 12% और पे आउट रेशियो 0% है, मतलब आप पे कर ही नहीं रहे हो। तो आपका जो शेयर प्राइस है वो आपका कितना आया, मार्केट प्राइस कितना आया 600। अभी देखो आपकी रिटर्न्स अच्छी खासी थी, 12% थी, 12% रिटर्न होने के बावजूद आपने सारा पैसा रखा नहीं। अगर आप उसको पे भी करते हो, 20% भी पे करते हो, तो उस केस में आपकी जो शेयर की वैल्यू है वो रह गई आपकी 580। पहले कितनी थी 600, अब कितनी होगी 580। अभी 40% हो गया, अभी और ज्यादा पे कर दिया, तो इससे आपके शेयर की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अगर 20% पे डिक्रीज हो रही है तो सिंपल सी बात है 40% पे भी डिक्रीज ही होगी। 40% पे इसको सॉल्व करके आपके पास आ गया 560। पहली बात उन्होंने हमें एजम्पशन में ही बोल दिया था कि आपको जब आपकी रिटर्न ज्यादा है और कॉस्ट कम है आपको 0% पे आउट करना है, मतलब पे करना ही नहीं है, रिटेन करना है, 100% रिटेन करना है, तभी आपकी वैल्यू ज्यादा रहेगी। तो हमने वैसा फॉलो कर रहे हैं फर्स्ट वाले स्टेप में। अगर हम ये अजम्पशन को तोड़ते हैं, अगर पे कर भी देते हैं, तो हमारी जो वैल्यू ऑफ शेयर है वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो उसके बाद देखो अगर आपकी रिटर्न है जो वो कम आ जाती है, 8% आ गई, तो आपका जो शेयर प्राइस है 0% पे जब आप पे कर ही नहीं रहे हो, आपका शेयर कितना है 400। और जब आपने पे करना शुरू कर दिया, 20% जब आपने पे कर दिया, 20% पे करने पर आपकी जो शेयर की प्राइस है वो 420 रह गई। जब आप और ज्यादा पे करोगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 440, मतलब कि दोनों रिवर्स में चलते हैं। जब आपके पास रिटर्न ज्यादा है कॉस्ट कम है तब आपको पे नहीं करना, अगर आप पे करते हो तो शेयर प्राइस डिक्रीज होता जाएगा जैसे यहाँ पे हो रहा है। अगर आपके पास रिटर्न कम है कॉस्ट ज्यादा है, जब आप नहीं पे करोगे तो शेयर का प्राइस तब कम होगा, जब आप पे करोगे तब ये बढ़ता जाएगा। ओके, तो थर्ड केस आपके पास आ जाता है जब आपकी जो रिटर्न है वो इक्वल ही रहती है। इस केस में आप पे करो, चाहे 0% करो, चाहे 20 करो, चाहे 40 करो, चाहे जितना मर्जी करो, 100 करो, 80 करो, जितना मर्जी करो, आपकी हर केस में जो है वैल्यू सेम ही रहने वाली है, 500, 500 एंड देन अगेन 500। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर वॉल्टर्स मॉडल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो कोई भी जहाँ पे अजम्पशन होती है वहां पे क्रिटिसिज्म तो आ ही जाता है, और थ्योरी के बीच में क्रिटिसिज्म आ गया ये, तो थ्योरी की जो अजम्पशन है उसको ही क्रिटिसाइज किया गया है। पहली बात तो इन्होंने रॉन्ग अजम्पशन लिया है कि सारी की सारी रिटेन्ड अर्निंग होगी, हम बाहर से पैसा लेंगे ही नहीं, तो ये एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के लिए मना करते, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, फर्म को रेज करना पड़ता है एक्सटर्नल सोर्सेज से। ओके, फिर इन्होंने कहा कि रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल डज नॉट चेंज, वो कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता, वो सेम नहीं रह सकते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है,
फिर इन्होंने अजम्पशन ली है कि जो आपकी अर्निंग पर शेयर है, डिविडेंड पर शेयर है, मतलब जो आपकी रिटर्न वगैरह होगी वो भी सेम रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सारी की सारी अजम्पशन ही क्या होगी, रॉन्ग हो गई। तो अजम्पशन दैट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल रिमेन कांस्टेंट एंड डज नॉट होल्ड अ गुड, जो फर्म का रिस्क पैटर्न है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है, ठीक है। तो इन्होंने ऑलवेज ही कांस्टेंट रखने के लिए बोला है, तो ये चीज रॉन्ग हो गई। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर वॉल्टर्स मॉडल। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो बाकी का मैं आपको अगले लेक्चर में क्लियर करती हूँ। मैं एक क्लास लूंगी और जिसमें हम गॉर्डन अप्रोच और एमएम अप्रोच बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। तो ये जो आपका फॉर्मूला है और अजम्पशंस है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पूरे एफर्ट्स किए हैं आपको अच्छे से समझा दूँ। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ भी फीडबैक सजेशन वगैरह हो, तो कमेंट बॉक्स में आप कभी भी कमेंट करके हमें अपनी फीडबैक दे सकते हो, सजेशन दे सकते हो। लेसन अच्छा लगता है तो लेसन को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट